नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट के ऊपर, जो कि दिनांक 20 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन पर आधारित होगा और इस नोटिफिकेशन में आगामी जो भी भर्तियां होने वाली हैं, उनके नियमों में संशोधन किया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम नियमों में होने वाले संशोधनों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि यदि आप हिंदी विषय से पढ़ाई किए हुए हैं, तो कितने तरीके के पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उन पोस्टों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें यदि आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं हिंदी से, तो कर सकते हैं, टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर ट्रांसलेटर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं या फिर जूनियर ट्रांसलेटर के रूप में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी फॉर्मों के लिए योग्यता अलग-अलग है, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे कि किस फॉर्म के लिए कितने पोस्ट हैं, उनकी पेमेंट कितनी है, कितने एज तक आप भर सकते हैं, योग्यता क्या हो सकती है, आपके पास बीए है, एमए है, बीएड है या फिर इंग्लिश के साथ भी आपने कुछ-कुछ पढ़ाई की हुई है, तो इन सभी योग्यताओं के साथ आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी नौकरियों की प्रोबेशन पीरियड क्या है? यानी कि जो कुछ सरकारी नौकरियों में साल 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इन सभी की पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे और साथ में देखेंगे कि आप उसमें एलिजिबल है कि नहीं। इसलिए इसको आप ज़रूर गंभीरता से देखेंगे और देखने में ये आ रहा है कि ख़ास तौर से पीजीटी और टीजीटी के लिए बम्पर मैं कहूँ कि वैकेंसी आने वाली है। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी और गर्व भी महसूस हो रहा है कि पिछली बार सन 2023 के आसपास में केबीएस में पीजीटी हिंदी के रूप में और टीजीटी हिंदी के रूप में इस चैनल से सर्वाधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और हमने जी तोड़ मेहनत करते हुए पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ था। और केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी का सिलेबस एनसीईआरटी किताबों पर आधारित है और उस पर हमने काफ़ी मेहनत करके वीडियोज बनाए हुए थे। उनके लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। और जब ये वैकेंसी आने वाली है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम भी कुछ नए सिरे से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपनी न्यू बनाना शुरू कर देंगे, जो भी प्लेलिस्ट मैं डालूँगा उसको देखते हुए। ठीक है? तो चलते हैं हम पहले देखते हैं कि आखिरकार जो नोटिफ़िकेशन आया था, कार्यालय ज्ञापन, विषय लिखा गया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधित, मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। और ये आप देखेंगे कि लगभग 60 से अधिक पेजों में बटा हुआ था, लेकिन हमने हिंदी विषय से रिलेटेड जो भी जानकारी थी, उसको एक जगह रखी हुई है, जो कि आपके लिए काफ़ी है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या संशोधन हुआ है, उसको देख लेते हैं। अब संशोधन हुआ है, तो इसको आप फाइनल रूप में मानकर चल सकते हैं और एक तरीके से आप अपने को मापते हुए कि क्या इस संशोधन में आप शामिल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पीजीटी हिंदी के ऊपर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए क्या-क्या यहाँ पर नियम संशोधित किया गया है या फिर अब से आगे फॉलो किया जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी टीचर के रूप में पोस्ट का नाम रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट, पीजीटी हिंदी के लिए 1167 पोस्ट की संभावना है। ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, यानी कि सुनहरा मौका हो सकता है केंद्रीय विद्यालय में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। 2024-25 के अगर वर्ष के हिसाब से देखें तो 1167 पोस्ट आने की संभावना है। अब किस कैटेगरी में कितने पोस्ट होंगे, जब विज्ञापन आएगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भी पोस्ट निर्धारित किए जाएँगे, वो वर्कलोड पर आधारित होंगे कि कितनी ज़रूरत है,
कितनी ज़रूरत नहीं है, ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं। क्लासिफिकेशन, आपकी जो नौकरी होगी ग्रुप बी के अंतर्गत होगी। नौकरियां भी कई तरीके की होती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। इन नौकरियों के बारे में आपने सुना होगा। तो जो केवीएस है ग्रुप बी के अंतर्गत है। अगर इसके हम वेतन की बात करें, सैलरी की बात करें, तो सैलरी यहाँ पर जो शुरुआती दौर में है कि लेवल 8 के अंतर्गत 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये। इसके बाद आपका प्रमोशन होगा, लेवल 10 में जाएंगे तो 56,100 से लेकर 1,77,500 सीनियर स्केल के अंतर्गत हो जाएंगे। और लेवल 11 के अंतर्गत जाएंगे तो 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपया तक मिल जाएगा, जो कि सिलेक्शन स्केल के ऊपर आधारित होगा। तो यहाँ पर लेवल बनाए गए हैं, अलग अलग लेवल हैं। जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो ये 10 लेवल से इसकी शुरुआत हो जाती है, फिर 11, 12, 13, 14 तक जाता है। प्रोफेसर में जो होता है 14 तक होता है। तो जाहिर सी बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का तो ज़्यादा ही लेवल होता है। लेकिन अगर पीजीटी के दृष्टिकोण से देखें तो 8 से शुरू होता है और 11 तक पहुंचता है। ये आगे के लिए आपको जानकारी है, लेकिन आपको तो सेलेक्ट होने से मतलब है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो खुद लेवल आपका धीरे धीरे आगे प्रमोट होगा, बढ़ेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। केवीएस में दो तरीके का रिक्रूटमेंट होता है, एक प्रमोशन के थ्रू होता है। मतलब कि आप अगर पहले से ही टीजीटी हैं तो पीजीटी के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा। और यहाँ पर पीजीटी के पर हम बात करें तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया गया है। आप चाहें तो डायरेक्ट पीजीटी दे सकते हैं एग्जाम क्वालिफाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, यानी कि अधिकतम 40 साल होना चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपको अधिकतम आपकी उम्र 40 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर 41 साल के हो गए हैं, 42 साल के हो गए, 43 साल के हो गए, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, इसलिए अपने एज को जरूर ध्यान में रखिए कि आप अभी किस एज में चल रहे हैं, आपको कितने मौके हैं। यही संशोधन यहाँ पर किया गया है, इस चीज को ध्यान में रखिए। 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ कैटेगरी को छूट दी गई है 5 सालों की, जिसमें बताया जा रहा है कि यदि आप एम्प्लॉई हैं केवीएस में, या फिर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि वो 45 साल तक इस फॉर्म को, 45 साल की एज तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी सीरियसली सुनते नहीं है, उसके पहले ही कमेंट कर देते हैं कि कितने एज तक भर सकते हैं। जबकि मैं आपको एक एक चीज बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप सोचें, उसके पहले ही मैं खुद सोचकर उसका जवाब दे दूं। एज को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सामान्य रूप से 40 साल उम्र वालों के लिए फॉर्म है यहाँ पर। लेकिन यदि आप कैटेगरी में और फीमेल कैंडिडेट के अंतर्गत हैं तो 45 साल तक भी भर सकते हैं, ठीक। तो आप ध्यान में रख लीजिए कि अभी आपकी उम्र क्या चल रही है, कितना मौका है। हो सकता है कि इसमें से बहुत लोगों का 40 साल शुरू भी हो गया होगा, बहुत लोग 39 साल में भी होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, उसी हिसाब से मेहनत करना है। मैं कई बार अपने चैनल का वो एक सर्वे देखता हूँ कि कितने कितने एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर जो एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं, अब वो 24 साल से लेकर 40 साल के बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि 35 से लेकर 40 के बीच में बहुत सारे विद्यार्थी फोन कॉल इत्यादि भी करते हैं कि सर क्या करें, उम्र बढ़ती जा रही है। तो उम्र का भी दबाव होता है, एक तरफ समाज का दबाव है, परिवार का दबाव है, और एक नेचुरल दबाव है उम्र का। क्योंकि जो एनर्जी एक 20-25 साल के विद्यार्थी के अंतर्गत होगी, वो एनर्जी 35 से 40 साल के बीच में नहीं होती है। इस पीड़ा को, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। तो एज को लेकर आप एकदम से क्लियर हो गए होंगे, आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी। अब एज के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इसेंशियल जो मुख्य रूप से होना चाहिए, और एक डिजायरेबल करके भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसेंशियल में क्या है। इसेंशियल में है कि अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% के साथ आप एमए कंप्लीट किए हों। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। वैसे नेट में आप देखेंगे तो 55% मांगता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 50% है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी 50% पा गए होंगे लगभग। आजकल के ज़माना में अगर आप 50% नहीं पाते हैं, तो फिर आपको पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो 50% तो मैं सबका मानता हूँ। हाँ, जो लापरवाही किया होगा अपने जीवन में, तो फिर अब वो समय वापस नहीं आ पाएगा। तो 50% आपको ध्यान में रखना है और साथ में आपका बीएड हो, ठीक? मतलब कि एमए 50% के साथ और बीएड आपके पास होना चाहिए। एमए और बीएड रहेंगे तो पीजीटी के लिए फॉर्म भर लेंगे और 40 साल से कम के होंगे और कैटेगरी इत्यादि में होंगे तो 5 साल आपको और मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि यदि आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए खास चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपने एमए तो हिंदी में कर लिया है और उसमें आपको 50% भी मिल गया है, लेकिन आपको बीए में भी हिंदी एक विषय के रूप में रखना पड़ेगा। आपके पास बीए में भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है पीजीटी हिंदी के लिए कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न्ड सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, यानी कि बीए में भी आपके पास हिंदी होनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कि विद्यार्थी लापरवाही की वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर नहीं ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि चलिए मैं कुछ कर लूँगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप बीएससी किए हुए हैं और बाद में आगे चलकर एमए हिंदी से कर लिए, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पर अंतर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इसलिए आप चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखिए आप, ठीक? नहीं तो फिर आपको एकल विषय से बीए करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में बताया हुआ है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना? कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो आप क्लियर कर लिए होंगे कि एमए हिंदी 50% के साथ और साथ में बीए में भी आपका एक हिंदी विषय होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक? यहाँ पर पूरी बात समझ में आ गई आपको। और बीएड डिग्री जो भी किए हैं, वो उसमें भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक? तो 50% को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ कि आप लोगों का नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि होगा ही होगा। अगर नहीं है तो समझिए कि चिंता की बात है, ठीक? मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि मैं भी बीए, एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, तो पहला ही सवाल मेरा ये रहता है कि कितना-कितना परसेंटेज है। तो बहुत कम विद्यार्थी ऐसे आते हैं जिनका कि 50% ना हो सबका ज़्यादा ही रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लिए होंगे। आगे बात करते हैं कि इसमें कहा गया कि डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन है, एक चीज़ और इसमें बताया गया कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने में सक्षम हो। तो यदि आप पीजीटी हिंदी में जा रहे हैं, तो आपकी जो मेन लैंग्वेज होगी, मेन भाषा होगी, वो हिंदी होगी और इंग्लिश तो सभी लोग समझ पा रहे हैं। मे आई कम इन सर, मे आई गोइंग सर और क्या-क्या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग तो सारे लोग जान जाते हैं। ये केवल ऐसे दिया गया है, बहुत अनिवार्य नहीं है कि आप इंग्लिश की कोचिंग करना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं, ठीक है ना? बस ऐसा माना जाता है कि हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ जाएँ। एक यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दिया गया कि जिसको हम बोलते हैं इच्छित, ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। जैसे आप अगर पहले से ही टीजीटी में हैं, तो एक्सपीरियंस एज़ टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, अगर इसी विषय में और केबीएस में ही टीजीटी हैं, तो इंटरव्यू इत्यादि में हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी प्राथमिकता दी जाए। बहुत ज़्यादा इसका भी बहुत असर नहीं पड़ता है। बस है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और जीवन में कॉन्फिडेंस ही बड़ा होना चाहिए। आप देखते हैं लोग कॉन्फिडेंस से भी बहुत झूठ बोल देते हैं। आपके साथ बहुत फ्रॉड कर देते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है, आप सही भी बोलते हैं तो लोग उसको झूठा समझते हैं। इस दुनिया को समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं आप सभी को सधे हुए भाषा शैली में बताने का प्रयास करता हूँ। धीमे-धीमे अक्सर विद्यार्थी बोलते हैं कि मैं धीमे-धीमे बोलता हूँ, लेकिन धीमा बोलिए लेकिन ऊँची बात बोलिए। तो हमारा ध्यान इसी पर रहता है, तो लोगों को लगता है कि अरे यार! ये क्या बोल रहा है? तेज़ चिल्लाने वाले, हाथ फैला-फैला कर बात करने वाले और बातों-बातों में जुल्फ़ झाड़ने वालों से हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टीजीटी नहीं हैं डायरेक्ट पीजीटी में आ रहे हैं तो आप पीछे हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप मेहनत करेंगे, नंबर आपके अच्छे रहेंगे, कट ऑफ में अच्छे नंबर रहेंगे, तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर आप पूरी चीज़ें समझ लिए, ठीक है? मेन-मेन जो चीज़ थी एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर दे रहा हूँ कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप एमए 50% से पास रहें, साथ में बीए में भी हिंदी रहे, ठीक है? और इसके बाद बीएड आपका रहे, उसमें भी 50% रहे। मेन चीज़ यही थी और बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही हैं। अब वो बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं जो कि आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है?
अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी के ऊपर कि टीजीटी के लिए क्या है। तो इसको लेकर भी आप अपने को देखिए कि आप कहाँ पर ठहर रहे हैं। तो यहाँ पर टीजीटी के लिए दिया गया है कि जो नंबर हैं इसमें वैकेंसी आने की जो संभावना है वो 2264 पद आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी बताया कि वर्कलोड पर ही सब चीज निर्भर रहेगा कि कितने टीचर्स की जरूरत है। पीजीटी की तरह ही ये भी ग्रुप बी के अंतर्गत है। और अगर इसके वेतन की बात करें, सैलरी की बात करें, तो इसकी शुरुआत हो रही है लेवल 7 से 10 तक जाएगा ये पूरा। लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से 1,42,400 रुपए शुरुआत में आपको मिलेंगे। लेवल 8 में जाएंगे तो थोड़ी सी तनख्वाह और बढ़ेगी, 47,600 से 1,51,100 रुपए तक सीनियर स्केल में चले जाएंगे। लेवल 10 में 56,100 से 1,77,500 से के बीच में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक लेवल कम है, पीजीटी से तुलना करें तो वही चीज है। अगर एज की बात करें, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी टीजीटी के लिए तो एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि आपकी उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 35 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि ईडब्ल्यूएस का क्या होगा। तो देखिए उसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया, अभी हम उसको 35 के अंतर्गत ही मानकर चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है यदि आप केवीएस एम्प्लॉय के तौर पर हैं या फिर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 5 साल की और छूट मिल सकती है और आप 40 साल तक की उम्र में फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि टीजीटी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं और वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। फिर इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें लिखा गया है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ at least 50% marks in concerned subject as well as in the aggregate including BEd कंपोनेंट। यानी कि आप जो बीए किए हुए हैं वो आपका बीए 50% के साथ हो और साथ में आप बीएड भी किए रहे हो और वो भी 50% के साथ हो, दोनों में 50-50% हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में बीए आपने किया है या ऑनर्स किया है, सेम टू सेम वही क्राइटेरिया है, बहुत लेकर इसको टेंशन में नहीं आना है। बस आपके पास बीए में जिस विषय से आप करने जा रहे हैं वो विषय होना चाहिए बीए में। ये नहीं कि बीएससी किए हुए हैं और टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं संभव है। तो वो विषय आपका होना चाहिए बीए में और 50% के साथ पास होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जो कि अनिवार्य रूप में भी हैं। और लैंग्वेज वाइज यहाँ पर दिया भी गया है कि टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। मतलब जो हिंदी है वो मेन सब्जेक्ट के रूप में 3 साल तक आप पढ़े रहें। ये नहीं कि आप बीए में 2 साल हिंदी पढ़े और ऑनर्स कर लिए इंग्लिश से तो आप भर लेंगे, ऐसा नहीं है। 3 साल आपको पढ़ना है, ये यहाँ पर मेन चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है और बोला गया कि बीएड तो जरूरी ही है और साथ में उसी तरीके से है कि आपको अंग्रेजी हिंदी आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर का अगर नॉलेज आपके पास हो तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा, बहुत अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और अगर किसी स्कूल इत्यादि में आप पढ़ाए भी हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बहुत इसका नंबर इत्यादि निर्धारित नहीं है, बस ये होगा कि हाँ आप टीचर ही बनना चाहते हैं, सारे प्रोफेशन को आपने छोड़ दिया है, आप सिविल की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, यही होता है एक्सपीरियंस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो भी चीज है। 2 साल का प्रोबेशन ईयर्स रहेगा, 2 साल के बाद ही आपकी नौकरी जो है वो पक्की मानी जाएगी। नौकरी तो ऐसे पक्की हो जाती है लेकिन 2 साल तक देखा जाता है कि आपके व्यवहार को लेकर। जैसे अभी आप लोगों ने एक वीडियो वायरल हुई थी, एक केंद्रीय विद्यालय में ही एक कोई महिला थी जो कि बिहार को लेकर कुछ अनर्गल बातें की हुई थी, तो उसको कार्रवाई की गई थी। तो ये प्रोबेशन पीरियड काफी खतरनाक होता है, इसमें आपको अपना सीसी बचा के रखना पड़ता है। सीसी पीने वाली सीसी नहीं बल्कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ तक कि मैंने भी नौकरी जब पाई तो प्रोबेशन क्या, अभी तक मैं अपना सीसी बचा के रखता हूँ कि सब कुछ चला जाएगा
वो वापस आ जाए, लेकिन चरित्र अगर चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा, जो कि हम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत कई बार पढ़ा करते थे। तो टीजीटी की तरह ही पीजीटी का भी 2 साल का प्रोबेशन कोर्स है, तो ध्यान में आपको रखना है पूरा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीजीटी और टीजीटी के बाद अ, और कौन सी नौकरी है जिसमें कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक नौकरी यहाँ पर है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, पोस्ट एक पोस्ट है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और इसकी तनख्वाह कुछ ठीक ठाक है। ये ग्रुप ए के अंतर्गत है, ठीक है। लेवल 10 है, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरुआती होता है और उससे मिलता जुलता है यहाँ पर। अगर इसके हम एज लिमिट की बात करें तो 35 साल होना चाहिए, और यदि आप कहीं गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो 5 साल की छूट भी आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या है। योग्यता यही है कि आप एमए किए हो हिंदी विषय से और साथ में बीए में आपका इंग्लिश रहा हो, ठीक है। एमए हिंदी से और बीए में अगर आप इंग्लिश पढ़े हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश से एमए भी कर लिए हो आगे चलकर, बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हिंदी और इंग्लिश का ही पूरा खेल है, तो बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन रहता है, हिंदी, इंग्लिश और एक सोशल साइंस का कोई विषय हो सकता है, तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें भी अगर परसेंटेज इत्यादि की बात करें तो उसमें परसेंटेज के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। और इसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का ही है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। और बाद में जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज के होते हैं, जिनको हम राजभाषा अधिकारी के तौर पर भी कई बार देखते हैं, तो वो सीनियर ट्रांसलेटर के रूप में चले जाते हैं, उनका वहाँ पर प्रमोशन टाइप का हो जाता है। तो एक पोस्ट तो ये है, आप इसको देख लीजिए। और एक है सीनियर ट्रांसलेटर। कई विद्यार्थी जो कि एमए हिंदी से कर लेते हैं और बीए में उनका अंग्रेजी होता है, तो ट्रांसलेशन की तरफ भी चले जाते हैं। जैसे जेएनयू में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वहाँ पर एमफिल, एमए, एमफिल की पढ़ाई होती है, ठीक है। लेकिन अन्य जगहों से भी अगर आपने हिंदी में एमए किया हो और इंग्लिश आपका बीए में हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि संस्कृत इत्यादि नहीं पढ़ते हैं, उसके जगह पर इंग्लिश ले लेते हैं। और ये जो सीनियर ट्रांसलेटर है ये ग्रुप बी के अंतर्गत है, इसमें भी बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, एक एक दो दो पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें सेम टू सेम वही है कि एमए हिंदी से हो और अंग्रेजी के साथ आप अपने डिग्री कोर्स में जरूर अंग्रेजी पढ़े हो। जैसे मैं राजभाषा अधिकारी के लिए एक बार इंटरव्यू दिया था आईबीपीएस के थ्रू, तो हमारा बीए में भी इंग्लिश था कंपलसरी के तौर पर, तो उसको उसने प्राथमिकता में रखा हुआ था, तो इस हिसाब पर हमने इंटरव्यू दिया था। फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अनुभव हुआ, और अनुभव के कारण ही मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो अनुभूति की प्रामाणिकता पर आधारित है, ठीक है। तो इस पोस्ट को भी आप भर सकते हैं सीनियर ट्रांसलेटर के रूप में। और इसी तरीके से जूनियर ट्रांसलेटर का भी पोस्ट आया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। सेम टू सेम वही यहाँ पर है, इसमें कुछ पोस्ट ज्यादा है, 27 पद हैं। तो यदि आप 30 साल से अधिक नहीं है, ठीक है, और कैटेगरी इत्यादि में है तो 5 साल की छूट भी मिल रही है, तो 35 साल में चले गए। और आपने हिंदी से एमए किया है और इंग्लिश बीए में रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अक्सर लोग टीजीटी पीजीटी के बारे में बतलाते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग विश्वास के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा वक्त ही लगेगा, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को तमाम पोस्टों के बारे में जरूर बताऊंगा कि किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक रही बात तैयारी को लेकर, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस चैनल पर केबीएस टीजीटी पीजीटी के जितने अच्छे मैटर्स हैं, सामग्री हैं, वो शायद आपको यूट्यूब पर कहीं मिले, या फिर आप मार्केट में भी नहीं खोज पाएंगे। और जो भी बच्चे चयनित हुए हैं वो अक्सर मुझे फोन इत्यादि करते रहते हैं, और जब इसकी तैयारी मैं कराता था तो विद्यार्थी बोलते कि सर आप मेरिट को हाई करा देंगे, कट ऑफ हाई करा देंगे। उस समय मैं कमर तोड़ मेहनत किया था, मैं एकदम से कई बार मुझे कमजोरी टाइप का भी आ गया था, चक्कर भी आता था, लेकिन 1 डेढ़ महीने में मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। यही एक ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस मैंने 100% कवर किया हुआ है। और आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं उसके दोनों प्लेलिस्ट को यूपी सॉरी केबीएस पीजीटी हिंदी और केबीएस टीजीटी हिंदी के लिंक को डाल दूंगा नीचे में, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको खुद विश्वास होने लगेगा। हाँ, कुछ विद्यार्थी बार बार एक कमेंट्स कर रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे परीक्षा के लिए है कि नहीं, मेरे परीक्षा के लिए है कि नहीं। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अंदर से वो आता है
कि ऐसे विद्यार्थियों को मैं क्या उत्तर दूँ। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सिलेबस तो होगा, आप सिलेबस देख लीजिए। और मैं अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ा रहा हूँ, बच्चन सिंह पढ़ा रहा हूँ या फिर महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, कुछ सोच समझ कर करता हूँगा। मैंने आपको बतलाया ना कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है मेरे साधना का केंद्र है, लफ़ाज़ी करने के लिए मैं नहीं आता हूँ। तो इस चीज़ को समझिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो उसका आप लाभ उठाइए। मैं जो बोल दे रहा हूँ एक बार, आप इसको खरीद नहीं सकते हैं। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं इतना हल्के में नहीं हूँ कि आप मुझे खरीद लेंगे, ठीक है ना? तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ जो नहीं समझते हैं। वैसे हमारे बहुत प्यारे-प्यारे विद्यार्थी हैं जो कि ना सिर्फ़ हमें मोटिवेशन देते हैं बल्कि हेल्प भी करते हैं, बताते भी हैं एक-दूसरे से कि ये व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ाता है। हाँ, आपको वक़्त देना पड़ेगा। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं उतना चालबाज़ भी नहीं हूँ कि आप मेरी बातों में फँस जाइए। मैं सीधे-सीधे बात करने वाला व्यक्ति हूँ, आपको लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि आप चारों तरफ से घूम के एक बार अनुराग हिंदी अकेडमी पर ज़रूर आएँगे, आपको लगेगा कि वो व्यक्ति सही बता रहा था। क्योंकि सही व्यक्तियों की पहचान 1 सेकंड में नहीं होती है, उनके लिए वक़्त देना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी केवीएस में जो भी पोस्ट आए हुए हैं, उनके हिसाब से आप अप्लाई कीजिए, आप देख लीजिए कि आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं या फिर जो भी मैंने ऑफ़िशियल लैंग्वेज के बारे में बताया, सीनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर के बारे में, जिसमें एलिजिबल हैं आप भरिए और बिंदास तरीके से तैयारी कीजिए और इस चैनल पर विश्वास कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।